तो अभी तक हमने अणुसंख्यक गुणधर्मों में सबसे पहले देखा था वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, उसके बाद हमने देखा था क्वथनांक में उन्नयन, फिर हिमांक में अवनमन और उसके बाद परासरण दाब। परासरण दाब पढ़ने से पहले हमने परासरण देखा था और विसरण देखा था क्या होता है इसमें, इनमें हमने अंतर भी देख लिया था। अच्छा, परासरण दाब पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे विपरीत परासरण। क्या देखेंगे हम लोग? विपरीत परासरण या उत्क्रम परासरण बोलते हैं उसको हम लोग। देखो होता क्या है, ये मान लिया ये कोई बीकर है, इस बीकर में हमने बीचों बीच में लगा दी अर्ध पारगम झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पर हमने एक विलयन भर दिया, यहां हमने दूसरा विलयन भर दिया। इसकी सांद्रता C1 थी, इसकी सांद्रता C2 है। हमने ऐसा माना कि C1 का मान C2 से क्या है, ज्यादा है, तो विलायक कणु कहां से कहां जाएंगे? C2 से C1 की ओर जाएंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन के द्वारा हम ऊपर से एक दाब लगा रहे हैं और हमें तब तक दाब लगाना है जब तक विलायक कणु उसमें जाना बंद ना हो जाए। उस दाब को हम बोलते थे परासरण दाब। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, परासरण दाब से भी अधिक दाब लगा दिया, तो फिर क्या होगा, इस साइड जो विलायक कणु थे वो कहां पहुंचने लगेंगे? इस साइड जाने लगेंगे, तो उसको बोलते हैं विपरीत परासरण। यदि हम परासरण दाब से भी अधिक दाब विलयन के ऊपर आरोपित कर दें तो विलायक कणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है विपरीत परासरण, उत्क्रम परासरण, प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, या इसको बोलते हैं आरओ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अब घरों में जो आरओ वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किस किस के घर में है आरओ? पानी नहीं, आरओ आरओ है किसी के यहाँ? पानी वाला अच्छा भरवा देते हो तुम लोग। तो उसमें होता क्या है, यहां पर तो देखो ये टैंक खाली रहता है, ये यहां पर इसमें भरा हुआ है अशुद्ध पानी। क्या भरा है? तो हम इसमें क्या करते हैं, ज्यादा क्या लगाते हैं, यहाँ पर दाब लगाते हैं, परासरण दाब से भी अधिक दाब। तो ये जल के अणु वो कहाँ निकल जाते हैं? इस साइड निकल जाते हैं। इधर क्या भर रहता है? शुद्ध पानी। कैसा पानी है ये? शुद्ध पानी। तो वैसे यदि आप इस पर ज्यादा दाब ना लगाओ तो शुद्ध जल के अणु इधर से उधर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम परासरण। इस परासरण को रोकने के लिए हमने एक दाब लगाया, उसको बोलते हैं परासरण दाब। और इससे भी अधिक दाब लगा दिया जाए तो यहां से देखो अशुद्धि तो यहीं रह जाएंगी और शुद्ध पानी कहां चला जाएगा? इस साइड चला जाएगा। उन अशुद्धियों को हम एक छोटे से पाइप के द्वारा, पतला सा पाइप रहता है जो ब्लू कलर का रहता है ज्यादातर, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, वो गंदा पानी बाहर निकलता रहता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए, या फिर जो घरों में जो गंदा पानी रहता है उसको शुद्ध करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। देखो विपरीत परासरण स्लैश करके लिख देना ऐसे, उत्क्रम परासरण, उत्क्रम परासरण, फिर स्लैश लगा ले तो प्रतिलोम परासरण। ये सब इसी के नाम है। किसे कहते हैं? देखो ये तो है आरओ। मार्केट में आजकल जो फिल्टर वगैरह आते हैं देखे हो तुमने, एक तो रहता है नॉर्मल फिल्टर। क्या रहता है? जिसको हम बोलते हैं केवल फिल्टर। फिल्टर का काम होता है पानी को फिल्टर करना। पानी के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती हैं, उसमें रेत के कण होंगे, उसमें कुछ गंदगी वगैरह हो सकती है, तो उन सबको अगर छानने का काम करता है कौन? फिल्टर। तो फिल्टर में ज्यादा कुछ शुद्ध किया गया नहीं, केवल उसने क्या किया, छानने का काम किया, तो जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां थी वो तो बाहर निकाल देगा। तो फिल्टर क्या होता है, बहुत सस्ता आता है। इसमें लगा ही क्या, कुछ नहीं, एक चलनी लगी होगी इसमें, चलनी उसमें। ठीक। तो लगभग इसकी रेट कितनी रहती है? मार्केट में आ जाता है वो 2-2.5 रुपए का। एक होता है फिल्टर प्लस आरओ। क्या होता है? फिल्टर प्लस आरओ। देखा हो तुम्हें, हेमा मालिनी ऐड करती रहती है जो, सचिन तेंदुलकर सबसे शुद्ध पानी। हाँ, एक बिल गेट को जानते तुम लोग? तो उन्होंने नाले का सीवर का पानी पिया था। किसका? सीवर जो होता है, लेटरिन वेटरिन सबका पानी आता है, उसको, हाँ, उसको साफ करके वो किसके द्वारा साफ करते हैं? आरओ के द्वारा। किसके द्वारा?
आरओ क्या करता है, यहां पर अशुद्धियां इसमें रह जाएंगी और शुद्ध जल इधर निकाल देगा। ठीक है। अच्छा, अशुद्धियां इसमें घुली रहती हैं, क्या होता है इसमें, जब अशुद्धियां घुली रहेंगी, अशुद्धियां ठोस अवस्था में रहती हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड। क्या बोलते हैं, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। ठीक है, शॉर्टकट में बोलते हैं टीडीएस। क्या बोलते हैं, नाम सुना हुआ तुम लोगों ने टीडीएस का, कि पानी का टीडीएस कितना है। जैसे पानी का टीडीएस ज्यादा हुआ तो मतलब पानी बेकार है वहां का। हमारे यहाँ का पानी का टीडीएस है 2800। कितना है, मतलब अच्छे 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 खासे में जंग लगा देगा, इतना खतरनाक पानी है। नॉर्मल हमें इंसानों को कितना पीना चाहिए, 200 से 300 टीडीएस तक पानी पीना चाहिए। लेकिन जो एक्वाफिना, किनले, बिस्लरी, ये सारी पानी की बोतलें आती हैं, इनका टीडीएस लगभग रहता है 50 से 60। कितना रहता है, जितना हमें चाहिए उससे भी कम रहता है। तो पानी में उसका पीने में तो टेस्ट थोड़ा अलग लगता होगा। वो क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो ठोस घुले हुए थे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, वो ठोस के उन्हें ज्यादा ही कुछ बाहर निकाल दिए। मतलब देखो, पानी के अंदर सोडियम भी तो होगा थोड़ा बहुत, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये सारी चीज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है बहुत ज्यादा। हमने साफ करके उनको भी बाहर निकाल दिया, तो वो ज्यादा ही सादा सिंपल पानी हो गया। तो फिर तो वो भी हमारे लिए क्या है, खतरनाक। तो पानी का टीडीएस लगभग कितना होना चाहिए, 200 से 300 टीडीएस तक तो होना ही चाहिए। अच्छा, टीडीएस किसके इकाई है, पानी की शुद्धता की जांच करने के लिए हम क्या किस में मापते हैं उसको, टीडीएस। इसको हिंदी में बोलते हैं कुल घोलित ठोस, कुल घोलित ठोस या टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। अच्छा, एक और आता मार्केट में, फिल्टर और आरओ आप साथ साथ में लोगे तो ये लगभग पड़ जाएगा 5000 रुपए का। कितने का, अभी भी ये साफ नहीं हुआ पानी। देखो, जो छोटे जीवाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, उनको तो ये फिल्टर, ये आरओ साफ कर पाएगा क्या। इसके अंदर आरओ के अंदर क्या लगी है, मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम झिल्ली। जो बैक्टीरिया वगैरह वो इतने छोटे होते हैं सूक्ष्म जीव कि मेम्ब्रेन में से भी निकल जाएंगे। ठीक है, आराम से तैर तैर के निकलेंगे उधर। तो जब ये सूक्ष्म जीव उधर निकल रहे हैं तो उनको भी हमें मारना है। तो उनको मारने के लिए हमने इस्तेमाल किया यूवी का। किसका, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट तरंग है, परावैंगनी किरण है। हम क्या करते हैं, पानी को एक पाइप के थ्रू निकालते हैं और उसके ऊपर क्या छोड़ देते हैं, परावैंगनी तरंग है। अब वहां से कीटाणु निकलेंगे ना, उनके ऊपर क्या पड़ेगी, वो सब मर जाएंगे। वो फिर मरी मराई लाशें आएंगी कहां पर, बाहर। वो लाशें आराम से पियेंगे। ठीक, हाँ, तो उनको तो हम अलग कर सकते हैं क्या, इतने सोच होते हैं, उनको तो हम छानेंगे तो उसमें से भी निकल जाएंगे। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपने देखा आरओ में एक ब्लू कलर की छोटी ट्यूबलाइट लगी रहती है, देखा कभी, वो क्या होती है, यूवी लाइट। क्या होती है, या परावैंगनी किरण है। तो ये क्या हो गया, फिल्टर प्लस आरओ प्लस यूवी। तो ये थोड़ा और महंगा आएगा। ठीक है, तो लगभग ये 6000 रुपए का आएगा। कितने का, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ आरओ के द्वारा बहुत सा पानी पानी हमने बाहर निकाला, अशुद्धि बाहर निकाल दी। अशुद्धि के साथ साथ जो चीजें हमें जरूरत की थी, जो वैद्युत अपघट, जो लवण हमारे जरूरत के थे, हमने उनको भी बाहर निकाल दिया। अब निरंतर यदि आप ये पानी पीते रहोगे तो हमारे अंदर सोडियम, पोटेशियम, इन सब की क्या कमी होने लगेगी। ठीक है, कभी आंखें पीली हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, इस प्रकार की बीमारी होने लगती है। तो फिर एक चीज और बनाएगी मार्केट में, फिर आता है मिनरल। क्या आता है, खनिज लवण। जो खनिज लवण आपने साफ करके बाहर निकाले थे, अब मार्केट में एक पन्नी में भर के खनिज लवण की पन्नी आती है, उसको बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं, अब मिनरल भी हमने इसमें लगा दिए। क्या लगा दिए, साफ करने के बाद थोड़े से हमने मिनरल उसमें डाल दिए, तो उसको बोलते हैं मिनरल वाटर। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मिनरल वाटर वाला यदि आप लोगे पूरा ये, तो फिर महंगा पड़ेगा। फिर ये पड़ता है 15 से 18 हजार का। आंसर में लिख लो, यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित कर दिया जाए, तब विलायक के अणु विलयन में से निकलकर शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं।
इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण, और ब्रैकेट में लिख देना रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण, उल्टा यदि हम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स, इसलिए बोलते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो, लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। चूंकि विपरीत परासरण के लिए अत्यधिक दाब आरोपित करना पड़ता है, इसलिए प्रयुक्त होने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली काफी मजबूत होनी चाहिए। आगे लिखो, इसी में प्रायः यह सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। सेलुलोज पता होगा तुम लोगों को कहां पाया जाता है? पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। 9-10 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अच्छा, इसका आगे इसी में 2 लाइन और लिखो विपरीत परासरण का उपयोग घरों में प्रयुक्त होने वाले पीने के जल को शुद्ध करने के लिए तथा समुद्री जल के विलवणीकरण, या उसी को हम बोलते हैं विलगीकरण, क्या कहते हैं उसको, करने में किया जाता है। विलवणीकरण का मतलब होता है जल में से आपको लवण बाहर निकालना है। क्या करना है? जैसे NaCl घोला जाता है, उसमें समुद्र में नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है, CaCl2, ठीक है, MgCl2, तो इस प्रकार के लवण उसमें पाए जाते हैं। इन लवण को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही विलवणीकरण या विलगीकरण कहलाती है। कभी कभी ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि समपरासारी विलयन क्या होता है? समपरासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन या अति परासारी विलयन। ठीक, तो देखो समझ लो, इनको 3 टाइप के विलयन होते हैं। कितने प्रकार के? परासरण दाब के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है समपरासारी विलयन, एक होता है अति परासारी विलयन, और फिर होता है अल्प परासारी विलयन। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपर है, क्या है? हाइपर मतलब अति, और हाइपो मतलब कमी, किसी चीज की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं हाइपो। बायोलॉजी में देखा हो तुम लोगों ने। तो देखो हमारे पास 2 विलयन है, मान लिया एक का नाम हमने रख दिया A और दूसरे वाले विलयन का नाम हमने रख दिया B। 2 ये विलयन थे, पहले वाले विलयन का हमने परासरण दाब निकाला, ठीक है, किसके सापेक्ष में? दूसरे वाले के सापेक्ष में। यदि पहले वाले विलयन का परासरण दाब इस वाले B वाले विलयन के सापेक्ष में ज्यादा है, क्या है? तो इसको हम बोलेंगे अति परासारी विलयन, और इस वाले को क्या कहेंगे? अल्प परासारी विलयन। यदि दोनों विलयनों का परासरण दाब समान समान है तो उसको बोले हम लोग समपरासारी विलयन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अब इनका इस्तेमाल किया जाता है कहां पर? बहुत सारे विलयन बनाने में जो कैसे हो, समपरासरण दाब रखते हो। जैसे कि हम लोग सिरप वगैरह पीते हैं, जब बीमार वगैरह हो जाते तो उसमें सिरप देते हैं डॉक्टर। तो यदि आपने दवाई पी और हमारे अंदर क्या है, ब्लड भरा हुआ है, हमारे ब्लड का परासरण दाब और उस दवाई का परासरण दाब क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है।
कभी सिरप तुमने देखी हो तो उसको पढ़ के देखना, उसमें लिखा रहता है दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड सॉल्यूशन। मतलब कि जो दवाई आपने ली है वो समपरासारी है, किसके साथ? रक्त के साथ। किसके साथ? तो अपने रक्त का पराशरण दाब और उसका पराशरण दाब दोनों क्या बराबर बराबर। तो मान लिया ये क्या है? अपना हृदय। क्या है ये? तो कैसा होता है? हाँ ऐसे समझ लो। अभी इसमें 4 कमरे हैं। कितने हैं? बायां आलंद, दायां आलंद, बायां निलय। इसमें पाइपलाइन बिछी हुई है। क्या बिछी है? तो ये मान लिया पाइप डले हुए हैं, ठीक है। अब मान लिया इसके अंदर क्या है? ये ब्लड जा रहा है। क्या जा रहा है? और आपने दवाई पी ली। मान लिया वो दवाई कैसी थी? उसका पराशरण दाब ज्यादा था, तो दवाई तो इसके बाहर रहेगी। इसके अंदर तो पराशरण दाब क्या है? कम, और दवाई का पराशरण दाब क्या है? ज्यादा। तो वो दवाई दाब लगाई किसके ऊपर? इन नलियों के ऊपर, सिराओं के ऊपर, धमनियों के ऊपर, और वो दवाई कहाँ चली जाएगी? इनके अंदर चली जाएगी। तो हमारे अंदर क्या है? सूजन क्या जाएगी? वो दवाई अंदर चली जाती है। यदि इसका पराशरण दाब कम हुआ तो बताओ ये उल्टा क्या कर देंगे? इसको अंदर से क्या, इसको ब्लड को खींचेंगे ये, तो पूरे बॉडी में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए दवाई का पराशरण दाब और ब्लड का पराशरण दाब दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा हम एक एग्जांपल पढ़ा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न लिखो, निम्नलिखित को समझाइए। और पहले हेडिंग डाल देना समपरासारी विलयन। विलयनों के ऐसे युग्म, विलयनों के ऐसे युग्म जिन्हें जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली से पृथक रखने पर भी जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली से पृथक रखने पर भी विलायक का किसी भी ओर बहाव नहीं होता है, किसी भी ओर बहाव नहीं होता है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे भी लिख देना आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं इसको? यहां हमने क्या किया? एक बीकर लिया है, इसके अंदर हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। यहां हमने एक विलयन भर दिया जिसका नाम है C2। इसकी सांद्रता कितनी है? C2। इसकी सांद्रता कितनी है? C1। इसकी सांद्रता है कितनी? C1। यदि इन दोनों की सांद्रता बराबर बराबर है तो विलायक कणु कहीं जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। पराशरण समपरासारी विलयन में होता क्या है? विलायक कणु कहीं जा रहे हैं क्या? दोनों का पराशरण दाब समान है। तो बताओ, जब दोनों का पराशरण दाब समान है, इस वाले का पराशरण दाब हमने मान लिया पाई 1, इस वाले का मान लिया पाई 2, तो पाई 1 का मान किसके बराबर होगा? पाई 2 के बराबर होगा। अच्छा, पाई का सूत्र आपको पता है CRT। तो इधर वाले के लिए आपने सांद्रता मानी है C1, इधर कितनी मानी है? C2। C2RT, RT से RT कट जाएंगे, बचेगा क्या? C1 इक्वल टू C2। मतलब कि यदि दो विलयनों का पराशरण दाब समान है तो इसका मतलब उनकी सांद्रता भी क्या होगी? समान होगी। तो हमने क्या लिखा इसमें? समपरासारी विलयन कहते हैं। इसी का एक लाइन और लिखो, इन विलयनों का पराशरण दाब, इन विलयनों का पराशरण दाब तथा सांद्रता। अच्छा, सांद्रता को हम सांद्रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्रता बराबर होती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अति परासारी विलयन, या इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। वे विलयन जिनका पराशरण दाब दिए गए विलयन के पराशरण दाब से अधिक होता है, अति परासारी विलयन कहलाते हैं। अल्प परासारी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिख लो। सेम डेफिनेशन उसी ऐसी आ जाएगी, बस वहां हमने अधिक लिखा था, यहां क्या आ जाएगा? कम। चलो अब नया टॉपिक हम यहां पढ़ रहे हैं एक
जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक। हमने अभी अणु संख्या गुणधर्म पढ़े, 4 अणु संख्या गुणधर्म पढ़े थे। सबसे पहला था वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, फिर था क्वथनांक में, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। और हमने ये भी देखा था कि अणु संख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर? अच्छा, यदि विलेय के अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ तो इन चारों का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब मान लिया किसी अणु का संयोजन हो गया, क्या हो गया है? 2 अणु आपस में मिलकर एक बन गए वो, तो जब संयोजन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? इनके चारों गुणधर्मों का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो एक भाई साहब थे, इनका नाम था, क्या था? वॉन हॉफ। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक नंबर ले लो, एक संख्या ले लो, जिसको उन्होंने बोल दिया आई। क्या बोल दिया? इस आई का आप इन अणु संख्या गुणधर्मों गुणा कर देना, बस क्या कर देना, तो उसका मान वापस से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी आई को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड हॉफ गुणांक। ठीक है, इसका मान हम निकालेंगे कैसे? आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान। कौन सा मान? और नीचे आ जाएगा अणु संख्या गुणधर्मों का, अणु संख्यक गुणधर्मों का सामान्य मान। अब ये होता क्या है? जैसे कि आपने किसी पानी के अंदर NaCl मिला दिया, क्या मिला दिया? ठीक है, अब ये विलेन बन गया। पहले आपने इसका क्या किया? परासरण दाब चेक किया। जब NaCl इसमें मिला दिया तो इसका परासरण दाब कुछ ना कुछ आया होगा। मान लिया हमने 100 ATM आया। कितना आया है? ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके तुमने देखा, क्या करके देखा है कि इसका दाब आ रहा है 100 ATM, लेकिन तुमने इसको थ्योरी रूप से निकाला। सूत्र में देखा था इसमें कि विलयन का वाष्प दाब बराबर होता है किसके? P नॉट ए एक्स ए के बराबर। यदि हमने सूत्र से निकाला तो पता चला कि इसका जो वाष्प दाब आ रहा था वो आ रहा था 102 ATM। कितना आ रहा था? तो थ्योरी से तो ये आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक मान या फिर सामान्य मान। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन प्रैक्टिकल करके हमने कितना निकाल लिया? 100 ATM। तो हमें क्या करना है? ऊपर तो रखना है प्रैक्टिकल मान, जो एक्सपेरिमेंट करके तुमने निकाला है, प्रेक्षित मान, और नीचे कौन सा लिखना है? सामान्य मान। दोनों का भाग दे दोगे तो जो संख्या बन जाएगी उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है? वास्तविक मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अभी तक तो हम सूत्र से मान निकालते आए थे, अणु संख्या गुणधर्मों के हमने चारों के सूत्र देखे थे, तो वो सब सामान्य मान थे। क्या थे? सामान्य मान को आप उठा के ले आओगे तो बताओ आई से गुणा करना पड़ेगा, तो वो कौन सा मान आ जाएगा? तो प्रैक्टिकल कितना मान है उसमें आप कितने गुणा कर दोगे? सामान्य मान में आई का गुणा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रेक्षित मान बन जाएगा। ठीक है, अब इसको दर्शाने के तरीके कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान। अब वो अणु संख्या गुणधर्म का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि परासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे परासरण दाब का सामान्य मान। परासरण दाब की जगह हम लिख सकते हैं क्या? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन का प्रेक्षित मान और वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन का सामान्य मान। अच्छा, प्रेक्षित मान को ही हम बोलते हैं असामान्य मान। असामान्य क्या बोलते हैं? इसको हमने सामान्य कहा था, इसको क्या कहा था? असामान्य। ठीक है, तो दर्शाने के तरीके क्या हो सकते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग? इसकी परिभाषा ऐसे लिख देंगे कि वांट ऑफ गुणांक अणु संख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित मान तथा अणु संख्या गुणधर्मों के सामान्य मान का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात के बराबर होता है या अनुपात होता है। ठीक है, लिख लो वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं? लिखो अणु संख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं।
इसे स्मॉल आई द्वारा दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल आई द्वारा दर्शाया जाता है। चलो देखो, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि आई बराबर कितना होता है, अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्या गुणधर्मों का सामान्य मान। अच्छा, प्रेक्षित मान को ही हम बोलते हैं असामान्य मान, इसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक मान। क्या बोलते हैं इसको हम? ये थ्योरी है और ये क्या है, प्रैक्टिकल। थ्योरी में हमने पढ़ दिया कि ऐसा ऐसा होता है, प्रैक्टिकल करने का पता चला कि ऐसा इससे थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं वास्तविक मान। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल करके निकाल रहा हो तो क्या हुआ, वास्तविक मान कहलाएगा, ये एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी। ठीक। अच्छा, यहाँ पर अणु संख्या गुणधर्मों की जगह और कुछ भी लिखा हो सकता है। ऐसा लिखा हो सकता है पराक्षण दाब का प्रेक्षित मान बटे पराक्षण दाब का क्वथनांक में उन्नयन का प्रेक्षित मान बटे क्वथनांक में उन्नयन का। या फिर ऐसा हो सकता है, अणु संख्या गुणधर्म का मतलब होता है अणुओं की संख्या। क्या होता है? नॉर्मली यदि आप इसका सामान्य मान निकाल रहे हो तो इसका मतलब यह हुआ कि अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई परिवर्तन हुआ क्या? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई बराबर नीचे की साइड तो क्या हुआ, कणों की सामान्य संख्या। संख्या कैसी थी उसकी? हम ऐसा मान के चल रहे थे ना तो उसमें संयोजन हुआ ना ही उसमें वियोजन हुआ, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत संयोजन वियोजन हो गया हो तो उसमें कणों की संख्या कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो हम यहां पर लिखेंगे कणों की वास्तविक संख्या, कणों की वास्तविक संख्या। तो इन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है? 1/2 गुणांक कहलाता है। किसी को प्रॉब्लम क्या? अच्छा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कणों की सामान्य संख्या और इसकी जो संख्या में कमी या बढ़ोतरी होगी वो किसके वजह से होगी? या तो संयोजन की वजह से होगी और या वियोजन की वजह से होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। ठीक है, या फिर हम यहां पर बोल सकते हैं संयोजन या वियोजन के पहले कणों की संख्या। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सामान्य संख्या। या फिर इसको ऐसे लिख दो, संयोजन या वियोजन के पहले या पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, तो ये सब परिभाषाएं किसकी हैं? 1/2 गुणांक की। एक चीज और देख लो, आप लोगों ने पढ़ा था अणु संख्या गुणधर्म, जैसे कि डेल्टा टी एफ डेल्टा टी बी, पढ़े थे कि नहीं हमने ये? अच्छा, ये बताओ, हमने ये देखा था कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोलैलिटी या मोललता। ये क्या था? के बी इंटू एम। कहा कि नहीं है? यदि हम यहां पर एम का मान रख दें, किसका? एम यहां पर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान या किलोग्राम में। अब बताओ यहां पर क्या है, मोलों की संख्या किसकी? विलेय की। तो हम इसको लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। लिख सकते हैं क्या? यानी कि अणु संख्या गुणधर्म और विलेय का आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के कैसे हैं? ये व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे हैं? समझ में आया? यहां से भी देखोगे तो क्या होगा, विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? डेल्टा टीवी के। यदि हम पराशरण दाब देखें, पराशरण दाब बराबर हम लगा CRT, सी की जगह हम लिख सकते हैं N/V, N की जगह लिख सकते हैं W/M। तो यहां से भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि पराशरण दाब भी विलेय के आणविक द्रव्यमान का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। होता है कि नहीं? हमने यहां पर लिखा था अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्या गुणधर्मों का सामान्य मान। यदि यहां पर अणु संख्या गुणधर्मों का मान न दिया जाए, वहां पर अणु संख्या गुणधर्मों का अणुभार दिया जाए। क्या दिया जाए? तो अणुभार यदि दिया जाएगा तो प्रेक्षित वाला अणुभार कहां लेना पड़ेगा हमको? प्रेक्षित मान उसका कहां लेना पड़ेगा? नीचे। और सामान्य मान या सैद्धांतिक मान कहां लेना पड़ेगा? ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका हम नया सूत्र बना सकते हैं क्या? आई इक्वल टू अणु संख्यक गुणधर्मों
का प्रेक्षित, सॉरी यहां पर आ जाएगा क्या, सामान्य या सैद्धांतिक लिख देते हैं एक बार, ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा, सैद्धांतिक अणुवार। क्या लिया हमने, अणुवार लिया है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित अणुवार। अणुवार के केस में हमने उल्टा क्यों कर दिया था, क्योंकि अणुवार हमेशा अणु संख्या गुणधर्म में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये सब किसके सूत्र हैं, यदि आप अणु संख्या गुणधर्मों का नाम लिखोगे तो 4 नाम होते हैं, तो 4 सूत्र 4 तरह से और लिख सकते हो, वो तो अब तुम कर ही लोगे। यदि यहां पर हमने लिख दिया वास्तव सापेक्ष अवनमन का परिचित मान, फिर वो तो तुम कर लोगे ना, तो सारे लिख लो ये सूत्र। हमने यहां पर देखा कि वन हाफ गुणांक क्या होता है, अणु संख्या गुणधर्मों का परीक्षित मान बटे अणु संख्या गुणधर्मों का सामान्य मान। तो यदि आपको परीक्षित मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सामान्य मान में कितने का गुणा करना पड़ेगा, आई का गुणा कर देंगे तो हमें प्रैक्टिकल मान उसका पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पर अब देखो, यदि सामान्य मान यदि हम निकालें डेल्टा टीवी का सामान्य मान, तो बताओ कितना होता है वो, डेल्टा टीवी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसका सामान्य मान हमने देखा था के बी इंटू एम, ऐसे निकाल देते हैं हम लोग। डेल्टा टी एफ तुम्हें निकालना हो तो कैसे निकाल देते हैं, के एफ इंटू एम। यदि आपको पाई का मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, सी आर टी। ये इनके सब क्या है, सामान्य मान, कैसे हैं। लेकिन अब इसमें संयोजन हो रहा हुआ या वियोजन हो रहा हुआ तो इनके सामान्य मान में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, तो इसमें हमें एक फैक्टर का गुणा करना पड़ेगा, गुणांक का। उस गुणांक को हम क्या कहते हैं, वन हाफ गुणांक। तो इसका अब हम मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस पूरे मान में कितने का गुणा कर दिया जाएगा, आएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो सब ये कौन से मान हो जाएंगे, इसके प्रेक्षित मान। कौन से हो जाएंगे, ये सब कौन से मान थे, सामान्य मान या सैद्धांतिक मान, ठीक है। तो नोट में एक पॉइंट तो ये लिखेंगे हम लोग। अच्छा दूसरा देखो, यहां देखो, अभी संयोजन या वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक हमने बीकर ले लिया, इसके अंदर भर दिया जल, और जल के अंदर हम घोल रहे हैं NaCl। क्या बोल रहे हैं, राउल्ट ने ये कहा था कि जब आप कोई विलयन तैयार करते हो, उसको विलेय घोल रहे हो, तो विलेय का ना तो संयोजन होना चाहिए और ना ही वियोजन। आप मान लिया कि NaCl का वियोजन हो गया, क्या हो गया है, तो आपने तो इसमें NaCl के कितने अणु लिए थे, 10 अणु। कितने लिए थे, हमने ऐसा मान के चला है कि 10 में से 10 अणु आपने इसमें घोले, 10 में से 2 अणुओं का वियोजन हो गया है। क्या हो गया है, तो 2 अणु जब टूट जाएंगे तो 8 अणु तो NaCl के रूप में ऐसे रहेंगे, और 2 अणु क्या बन जाएंगे, Na प्लस Cl नेगेटिव। तो 2 Na प्लस मिलेंगे आपको और 2 Cl नेगेटिव मिलेंगे। तो 8 NaCl तो रखें अपने पास पहले से, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो बताओ वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी हो गई, 12। वियोजन से पहले कितनी थी, 10। कितनी थी, तो आंसर कितना आएगा, 1.2 कितना आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आई का मान हमेशा 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। वियोजन के लिए आई का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा। अरे 1 से ज्यादा ही तो है, इसमें वियोजन हो रहा था। यदि वियोजन हो रहा है इसका मतलब क्या, कणों की संख्या बढ़ रही होगी, कणों की संख्या ऊपर बढ़ेगी, यहाँ पर कम थी, तो हमेशा मान क्या आएगा, आई का मान 1 से ज्यादा आएगा। यदि संयोजन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, मान ली यहाँ पर था CH3 COOH, CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध पाए जाने की वजह से इनमें क्या आ जाता है, संयोजन। ये इसके अणु आपस में जुड़ जाते हैं। मान लिया आपने यहाँ पर इसके 10 अणु लिए थे, क्या लिए थे, 4 अणुओं का हो गया संयोजन, मतलब 2 आपस में जुड़ गए, कितने, 4 अणु। तो ये 4 में से बने कितने बचे गए, 2 रह गए। अच्छा तो अब यहां टोटल कितने रह गए होंगे, 10 में से 4 का तो हो गया संयोजन, यहां बचे कितने, 6, और ये 4 के कितने हो गए, तो 6 और 2, तो टोटल अणुओं की संख्या अब कितनी रह गई है, 8। तो यहां पर तो 8 और पहले कितनी थी, अब कितना आएगा, 0.8। मतलब कि आई का मान क्या हो गया, 1 से कम। तो जब भी संयोजन होगा तो आई का मान 1 से कम होगा, क्या होगा, 1 से। संयोजन के लिए
आई का मान जो होगा हमेशा एक से कम, वियोजन के लिए एक से अधिक, और यदि संयोजन वियोजन कुछ नहीं हो रहा तो आई का मान कितना होगा, एक होगा। फिर उसमें गुणा करो या ना करो उसका कोई मतलब नहीं है। आई इक्वल टू एक तो क्या हो जाएगा, ना तो संयोजन होगा और ना ही वियोजन हो जाएगा। चलो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इस चैप्टर में बस एक टॉपिक बचा हुआ है, इसका नाम है हेनरी का नियम।